चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। मैं राजस्थान के झुंझुनू शहर से हूँ। मेरा नाम ललिता है और मैं अपनी फैमिली में सबसे बड़ी थी। मेरी शादी आगरा में हुई थी। मैं अपने ससुराल में भी सबसे बड़ी थी। मैं अपने पति की दूसरी पत्नी थी और मैं एक कुंवारी लड़की थी। वहीं मेरे पति की दूसरी शादी थी। मेरे पति की पहली पत्नी मर गई थी और पहली पत्नी से मेरे पति का एक बेटा था और वह मेरी एक ननद थी जो 15 साल की थी और मेरे पति का बेटा भी 17 साल का था। वह दोनों बच्चे एक ही कमरे में सोते थे, मगर सुबह उठते ही मेरी ननद अपनी चारपाई और पूरे कमरे को धोती थी और अपनी तकिया चादर बदलती थी। और हैरानी की बात यह थी कि जब यह सब मुझसे छुपा कर किया करती थी और कई बार तो मेरी ननद बेहोश होते होते बच जाती थी और मुझे लग रहा था वह दिन पर दिन कमजोर होती जा रही थी। एक दिन सुबह सुबह मैंने अपनी ननद के कमरे में चाय देने गई तो वहाँ का माहौल देखकर मैं तो शर्म से लाल हो गई और मेरे कमरे को कोई मेरी चीख निकल गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान कभी भी किसी के साथ ऐसा मंजर देखने को ना मिले, क्योंकि वहाँ पर मेरी ननद और मेरे पति का बेटा कमरे में मेरी उम्र को शादी के अभी 6 महीने ही हुए थे। मेरी उम्र लगभग 24 साल की थी। मैं क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर की थी, क्योंकि मेरी किसी और से प्रेम था। मगर मुझे ऐसा लगता था कि उन पर एक बहुत बड़ा बोझ बन गई हूँ, मानो जैसे मैं उनकी बेटी नहीं थी। मेरे पैदा होने के बाद मैं माँ बाप की खुशियों को नहीं देख पाई थी। जिस घर में पैदा हुई थी वहाँ सिर्फ बेटे को ही सब चाहते थे। मेरा तो कोई सम्मान ही नहीं था। बेटी होना अपमानित समझा जाता था, इसीलिए मुझे नापसंद करते थे और हमेशा ही मुझसे अलग रहते थे। मुझे दिल से प्यार भी नहीं करते थे। वह मुझे नहीं मानते थे और मुझ पर बहुत गुस्सा करते थे। हर वक्त मुझे सख्ती से बात किया करते थे और इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी भी जल्दी करवा दी थी। तो मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी और स्कूल में पढ़ाया करती थी और वहीं पर मुझे एक टीचर से प्यार हो गया था। वह टीचर भी उसी स्कूल में पढ़ाया करता था। वह टीचर थोड़ा गरीब था, इसीलिए मेरे घर वालों को वह पसंद नहीं था और उसका रंग भी थोड़ा काला था। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी, इसीलिए मेरे घर वालों को वह लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मैंने अपने दिल और जान से उस लड़के को चाहती थी। एक दिन तो मेरी दुनिया ही उजड़ गई थी। वह सुबह जब मैं स्कूल पहुंची तो वहां एक अध्यापक की मौत हो गई थी। मुझे उसने हिलाकर रख दिया था। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, क्योंकि वह अध्यापक से मैं बहुत मोहब्बत किया करती थी। वह दिन मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। मुझ पर तो परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा था। कुछ ही दिन बीते थे, उसके प्यार में इस तरह अंधी हो गई थी कि अपने आप को भूलने लगी थी, जिसकी वजह से मुझे अपने आप से तंग आ गए। मेरे माँ बाप मुझसे तंग आ गए थे। माँ बाप कहा करते थे कि बिन बिहाई विधवा इस तरह जिंदगी बिता रही है। फिर मैं चुपचाप उनकी यादों को सीने से लगाकर अकेले में बहुत रोया करती थी। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे माँ बाप मेरी शादी कर दी। एक ऐसे आदमी से मेरी शादी की जिसकी पहले से एक बेटा था और उसके घर में 15 साल की बहन थी जो काफी अच्छी थी। मुझे अपनी सगी माँ समझती थी। मेरी ननद 15 साल की थी और मेरे पति का लड़का 17 साल का था। जब मैं शादी होकर उस घर में गई तो ये दोनों काफी छोटे छोटे थे और मेरी शादी की 1 साल बाद ही मेरी सास की मृत्यु हो गई थी और मेरे ससुर भी सास के गम में चल बसे थे। मुझे उस ननद से काफी लगाव हो गया था, क्योंकि वह मेरी सास उस वक्त 2 साल की बच्ची को मेरे हवाले करके गई थी और मुझसे वादा लिया था तो मेरी बेटी का ख्याल रखना। और वहीं पर उसे बच्चे को, जो मेरे पति का लड़का था, उसकी भी माँ इस दुनिया में नहीं थी। तो मुझे हंसते खेलते हुए 2 बच्चे मिल गए थे, जिनमें एक बेटा और एक बेटी थे। मुझे बच्चों की कमी कभी भी महसूस नहीं हुई थी। मैं अपना गम भूल चुकी थी और उन बच्चों की परवरिश करने लगी थी। मेरी ननद का नाम वंशिका था। मेरे सौतेले बेटे का नाम दीपक था। हम लोग साथ ही रहने लगे थे और इस वक्त इसी तरह बीतने लगा था। देखते ही देखते बच्चे अब 15 साल की हो गई थी और दीपक 17 साल का हो गया था। दीपक के पापा का कैंसर की वजह से देहांत हो गया था और वे इस दुनिया से चल बसे थे।
उनकी हमेशा से तबीयत खराब रहती थी। तरह तरह की बीमारियों ने उन्हें घेर रखा था, लेकिन उनकी बीमारियों के साथ जैसे तैसे मैं गुजारा कर लेती थी। लेकिन उनके जाने के बाद जैसे घर में रौनक ही उजड़ गई थी। हमारा अपना मकान था, इसीलिए किराए की चिंता नहीं थी। मैं घर में ही पार्लर खोल रखा था। एक दिन सब सो रहे थे, फिर अचानक बहुत जोर की आवाज आई। मेरा तो दिल बैठ गया। मैं बहुत घबरा गई थी और डर भी गई थी। मैंने देखा आवाज तो दीपक के कमरे से आई है। उसके कमरे की तरफ दौड़ी तो वहां मैंने जाकर देखा तो वह देखकर मैं हैरान रह गई। कमरे की दीवार गिर गई थी। यह सब देखकर मैं घबरा गई थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं दीपक तो इसके नीचे नहीं दब गया है। जब मैं पास गई तो मैंने जाकर देखा दीपक वहां नहीं था। वह किचन में पानी पीने के लिए गया हुआ था। उसकी जान तो बच गई क्योंकि मेरे कमरे की दीवार थी। मैं भगवान की कृपा हुई कि यह तो अच्छा हुआ कि दीपक को कोई चोट नहीं आई। अगर उसको कुछ हो जाता तो मैं उसके पिता को क्या मुंह दिखाती। लेकिन अब हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम दीवार को दोबारा खड़ा करवाते। कमरा तो बिल्कुल कबाड़ा हो गया था। एक तरफ दीवार गिर गई थी। हमने गिरे हुए दीवार को बिना सीमेंट वजर फुट के कच्ची दीवार खड़ी कर ली थी ताकि कोई कुत्ता बिल्ली अंदर ना आ सके। उसके बाद मैंने अपना बिस्तर आंगन में ही डाल लिया था और कमरे में मेरी ननद और सेतेला बेटा ही सोते थे क्योंकि बाहर तो बहुत ज्यादा खुला था। इसीलिए डर के मारे बच्चों को घर के अंदर ही सोने के लिए भेज दिया करती थी। बाहर कोई भी नहीं सो सकता था। कमरे में सिंगल बेड और एक चारपाई थी। दो लोग आराम से सो सकते थे। अब वह दोनों ही एक कमरे में सोने लगे थे। मजबूरी थी, क्या कर सकते थे। एक कमरे में मैंने अपना पार्लर खोल रखा था और मेरे पति ने घर में बस दो ही कमरे बनवाए थे, जिनमें से एक कमरे में पार्लर खोल रखा था और दूसरे कमरे की दीवार गिर गई थी। लेकिन एक कमरे में ब्यूटी पार्लर किया हुआ था। अब मजबूरी क्या थी, क्या कर सकते थे, गुजारा तो करना ही था। मेरा सौतेला बेटा कमरे में सोया हुआ था। सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल चकित रह गई। दीपक सवेरे उठकर नाश्ता करने भी बैठ गए, जबकि वंशिका अभी तक सो रही थी और वह इतनी देर तक नहीं सोती थी। लेकिन आज वह इतनी देर तक क्यों सो रही थी? उसकी आदत थी, वह सुबह जल्दी उठ जाया करती थी। मैं उसको आवाज दी, वह उठ नहीं रही थी। थोड़ी ही देर बाद मैं उसके कमरे में जाकर देखा तो वह बेहोश हो चुकी थी। मैं पूरी तरह से घबरा गई थी कि उसको क्या हो गया है। मैंने फौरन दीपक को बुलाकर कहा, मोहल्ले मोहल्ले के डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा यह बेहोश हो गई है, लड़की काफी कमजोर है, खून की कमी है। कोई भी भारी काम मत करवाना, बस आराम करवाना, फल फ्रूट खिलाना, अच्छा खाना देना, ठीक हो जाएगी। जब वंशिका को होश आया तो मैं उसके पास गई और मैंने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। वह कहने लगी, बस ऐसे ही मुझे बैठे बैठे चक्कर आने लगे थे और मैं बेहोश हो गई थी। मैंने अपनी ननद से कहा तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। जब मैं नाश्ता लेकर आई तो वह कमरे में आकर देखा तो वह अपने कमरे में नहीं थी और कमरे की चारपाई और चादर भी गायब थी। मैंने बाहर जाकर देखा तो वह अपनी चारपाई और चादर को धो रही थी। मैंने पूछा, यह चारपाई और चादर क्यों धो रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है, तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं उस पर चिल्लाई और कहा, तुम यहाँ से उठो, कमरे में जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ, कुछ खाओ पियो, ठीक हो जाओगी। उसने कहा, नहीं, मुझे यह चादर और चारपाई धोना जरूरी है, बिस्तर पर बचाने के लिए हमारे घर में और चादर नहीं है। मैंने कहा, अचानक से यह चारपाई चादर धोने का भूत सवार तुम्हारे सर पर क्यों हो गया है? और चारपाई धोने का रोज रोज क्या मतलब है? इतनी तो चादर गंदी भी नहीं है, तुम उसे धोने बैठ गई हो। छोड़ दो, मैं खुद उसे चारपाई और चादर को धो दूंगी। यहाँ से वंशिका ने मेरी बात नहीं मानी और चारपाई चादर को धोने लगी और छत पर सूखने के लिए चली गई। उसके बाद ही नाश्ता किया, फिर थोड़ी देर के लिए सो गई और दीपक भी काम पर चला गया। केवल यह 9th क्लास की पढ़ाई कर पाया था। घर की तंगी की वजह से वह काम करने लगा था और एक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर काम करता था। वह बहुत ही कड़ी मेहनत करता था और मैं अपना पार्लर चलाया करती थी। दुकान पार्लर की थी, इसीलिए वहां पर सिर्फ औरतें ही आया करती थी। मेरी दुकान में दीपक का कोई काम नहीं था,
इसीलिए उसे अलग दुकान में रखवा दिया था। दीपक ने मुझसे कहा कि आज मैं खाना खाकर आया हूँ। वह देर से आया था और वंशिका भी पहले सो चुकी थी। वह भी जाकर कमरे में सो गया था। मैं अभी अपना खाना खाया और आंगन में चारपाई डालकर सो गई थी। जगह बदलने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं अपने पति को याद कर रही थी। दीपक के पापा भी एक बहुत अच्छे इंसान थे और उन्होंने मेरा दिल जीत लिया था। अब अपने प्रेमी को मैं भूल चुकी थी। दीपक के पापा ने मुझे मेरा बहुत ख्याल रखा था और उन्होंने कभी मुझे बीते हुए प्यार के बारे में कभी ताना नहीं दिया। मेरी ननद को मेरे पति बहुत मानते थे और मेरे पति की वह लाडली बहन थी। मैंने दीपक को कभी नहीं बताया कि वह मेरा सौतेला बेटा है। उसको भी मैंने अपने बेटे से ज्यादा प्यार करा था और वह मुझे मन से माँ कहता था। वह मुझे सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करता था और मेरा कहना भी मानता था। मैं इस घर में अकेला ही मर्द था और वह हमारा इकलौता सहारा था, वरना हम दो औरतें कहाँ अकेले भटक काम भी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। मैंने उससे कहा कि वह आगे की पढ़ाई पूरी कर ले, क्योंकि अगर उसने पढ़ाई की कोई अच्छी डिग्री होती तो नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी। मेरी बात वह मान लेता था। फिर सुबह से कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई थी। वंशिका फिर से बेहोश हो गई थी और इस बार तो उसकी शक्ल देखकर लग रहा था जैसे उसके जिस्म का सारा खून खींच गया हो। वह बिल्कुल पीली पड़ गई थी। मैं फिर डॉक्टरों को बुलवाया और डॉक्टर वही बता रहे थे। डॉक्टर ने आराम करने को कहा और खाने में क्या खिलाया था मैंने डॉक्टर को सारी बातें बताई। मैंने कहा वही दाल सब्जी और रोटी खिलाई थी और फल भी खिलाए थे। पूरा दिन कोई काम करने नहीं दिया था। डॉक्टर ने कहा दोबारा से इतनी कमजोर कैसे हो गई। आप इस बात को सीरियस मत लें। आपकी ननद को जान को खतरा हो सकता है। फिर इस तरह से वह अचानक बेहोश हो जाना, कई घंटों तक बेहोश रहना कोई मामूली बात नहीं है। डॉक्टर ने बड़ी सख्ती से सारी बातें बताई और कुछ देर बाद वहां से चले गए। जब फिर से वंशिका को होश आया तो मैंने उससे कहा, तुमने अब तो कोई काम नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं उसके कमरे में दोबारा गई तो मैं देखकर हैरान रह गई थी। वह तो चारपाई और चादर को धो रही थी। इस बार पहने हुए देखा क्योंकि काम कर रही थी। सब कुछ मामूली नहीं था। बेहोशी से उठकर चारपाई और चादर धोना शुरू कर दिया था। यह सब क्या हो रहा था? वह यह सब क्यों धो रही थी? जब मेरे बेटे ने उसके कमरे में सोना शुरू किया था तब से वह ऐसा कर रही थी और बेहोश भी तभी से हो रही थी। दीपक उसका भतीजा था, लेकिन बचपन से ही दोनों साथ पले बड़े थे। दोनों सगे भाई बहनों जैसी मोहब्बत करते थे। फिर ऐसा क्या हो रहा था? मेरी ननद की तबीयत दिन पे दिन खराब होती जा रही थी। उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। लेकिन एक जवान लड़की यूं ही बेहोश होने लगी, ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। फिर वंशिका ने दूसरे दिन ही उस चारपाई और चादर को धोकर छत पर सुखाया। वह अपने आसपास देख रही थी कि उसे कोई देख तो नहीं रहा है। फिर रसोई की खिड़की से मैं यह सब देख रही थी और मैंने भी उसको ऐसा एहसास नहीं होने दिया जैसे उसे कोई देख रहा हो। लेकिन मेरी ननद यह सब क्या कर रही थी? फिर मुझे बिस्तर पर आकर लेट गई और ऊपर वाली चादर को ओढ़ लिया ताकि मुझे कोई बात का पता ना चल सके। यह मुझे पता नहीं था। मैंने उसको न कष्ट करवाया और दवाई दी। मेरी दुकान बंद रहने की वजह से दुकान भी कुछ अच्छी नहीं चल रही थी। सिर्फ एक दो औरतें ही आईब्रो बनवाने आया करती थी। उसमें क्या होने वाला था? दिन के 30 से 40 रुपए से क्या होता? इस तरह तो काम नहीं चल रहा था। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन दीपक को मैंने कुछ नहीं बताया
क्योंकि वह पहले से ही नौकरी कर रहा था। अगर अब यह बात बता देती तो वह ज़्यादा परेशान हो जाता। लेकिन मैं खुद ही बहुत परेशान थी। ऊपर से डॉक्टर ने कहा कि मेरी ननद को अच्छी चीज़ें खिलाओ, लेकिन घर में तो दाल रोटी के भी पैसे पूरे नहीं हो रहे थे। घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। एक दिन बहुत अजीब हुआ। मैंने अपने बेटे दीपक और वंशिका की ऐसी बातें करते हुए सुना जिसे मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आया। मेरे बेटे ने कहा, तुमने तो अभी से ही अपनी तबीयत खराब कर ली है। इस तरह से नहीं चलेगा। अगर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है तो तुम ये सब करना छोड़ दो। मेरी ननद ने कहा, नहीं, मुझे ये सब काम करना है। इस तरह के मौके बार बार नहीं आते। मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ऐसा सब कुछ हो जाएगा। मुझे तो पता ही नहीं था। मेरी ननद अंदर से इतनी ताकत नहीं थी। मेरे बेटे ने कहा, अब तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकता। तो मेरी ननद कहती, नहीं, सिर्फ 2-4 हफ्तों की तो बात है, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। ये सब क्या हो रहा था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये दोनों क्या बातें कर रहे थे। एक दिन तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर मैं दंग रह गई। सुबह सुबह ही मेरी ननद चारपाई और चादर फिर से धोकर छत पे सुखा रही थी और एक तरफ खड़ी होकर उल्टी कर रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ तुम्हें? तो वह घबरा गई और कहने लगी, अचानक से मेरा दिल घबरा रहा है। इस बात का क्या मतलब है? दिल क्यों घबरा रहा है? तुमने क्या खाया है? और क्या अपने चारपाई को बार बार क्यों धो रही हो? मुझे क्या छुपा रही हो? अगर मुझे पता चल गया कि तुमने ऐसी वैसी कोई हरकत की है जिसे मेरी और तुम्हारे बाप की इज्जत दांव पर लग जाए, तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। मेरी ननद हैरान रह गई। उसने कहा कि भाभी माँ, इस तरह की बातें मत करो। कुछ ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। लगता है आपने कोई फिल्म देख ली है या फिर किसी ने आपके कान भर दिए हैं जो आप इस तरह की बातें कर रही हैं। मैं ऐसा क्यों करूँगी? अगर मैं इस चारपाई और चादर को धो दिया तो क्या हो गया? चारपाई और चादर गंदी हो गई थी, बस इसीलिए धो दिया। आपको पता है कि कई दिनों से मेरी तबीयत खराब है और दवाई खाने की वजह से मेरे पेट में भी खराबी हो गई है। अगर मुझे उल्टी आ गई तो इसका कोई और मतलब नहीं है। मेरी ननद मुझे इस तरह से बात कर रही थी। मैंने उसके मुंह मार दिया और वह जमीन पर गिर पड़े। तभी अचानक दीपक भी आ गया। उसने कहा कि माँ, आप ये क्या कर रही हो? आपने इस पर हाथ क्यों उठाया? तो मैंने कहा कि हाँ, मैंने इसको मारा है, इस पर हाथ उठाया है। ऐसा तो मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी मैं पूरी तरह से बात नहीं कर पाई थी। जिस दिन से मुझे पता चला कि तुम दोनों के बारे में, उस दिन देखना, मुझे खुद पता नहीं था कि मुझे क्या हो गया था। मेरे दिल में जो बात आ रही थी मैं उसे बोले जा रही थी। मुझे इस बात नहीं करना चाहिए था। रात को अचानक मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि बच्चों के कमरों की लाइटें जल रही थी। उसी समय क्या कर रहे होंगे? उनको इस समय सो जाना चाहिए था और मुझे तो शाम को कह रहे थे कि आज हम जल्दी सो जाएंगे। जब कमरे के करीब गई तो वहाँ सिर्फ जाग रहे थे, बल्कि वह बातें भी कर रहे थे और किसी बात पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। मेरा बेटा कह रहा था, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। तो मेरी ननद कहने लगी, हाँ, खुशकिस्मत तो हूँ, लेकिन कल फिर से मेरी तबीयत खराब होगी तो भाभी माँ मुझे देखकर परेशान हो जाएंगी। कब तक ऐसा झूठ बोलेंगे? फिर मेरा बेटा बोला, बस कुछ और दिन कर लेते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं उनकी बातों को सुनकर हैरान हो गई। आज मुझे रहा नहीं गया। मैंने कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो मैं हैरान थी। उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया था।
वैसे भी थोड़ी गर्मी होने लगी थी, उनका दरवाज़ा खोलने चाहिए था। मैंने दरवाज़े को बार-बार खोलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें दरवाज़ा खोलते समय 15 मिनट लग गए। उसके बाद जब मैं कमरे में देखा तो उसके अलावा कोई नहीं था। वह दोनों ऐसी शक्ल बनाकर बैठे थे जैसे अभी उठे हों। कहने लगे, हम लोग तो सो रहे थे और उन्होंने कहा कि हम इस समय क्यों जागेंगे और क्यों बातें करेंगे। हमें कौन-सा कल पेपर है जो हम पेपर की तैयारी करेंगे, सारी रात जागेंगे। हम लोग तो सो रहे थे। मुझे उन दोनों की हरकतें समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो दोनों ऐसे ही बैठे थे जैसे नींद से अभी-अभी जगे हों। इसके बाद उन लोगों से कुछ नहीं कहा और मैं वहाँ से चली आई, लेकिन मैं सोचती थी कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। यह देखकर मैं हैरान रह गई कि मेरी ननद के एक बाजू के नाखून के खरोंच के निशान थे। समझ में नहीं आ रहा था ये क्या। मैंने पूछा तो बोली छुरी लग गई है, लेकिन छुरी तो उंगली पर लगी थी, बाजू पर नहीं। मेरी ननद कोई न कोई बात छुपा रही थी, जो कि बेहोश हो जाती और उसके शरीर पर अजीबो-गरीबो तरीके के निशान होते थे। कभी-कभी उठकर अपनी चारपाई चादर धोने लगती थी, मुझे कमरे में नहीं जाने देती थी। मेरा दिमाग तो फटा जा रहा था। मैं वैसे ही सोचती थी, मेरी ही गलती है। आज तो मैं पानी एक साथ क्यों रखा और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। जवान लड़का-लड़की मुझे एक साथ कमरे में नहीं सोने देने चाहिए थे। गलती तो मेरी ही थी। मुझे इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए था। तो वंशिका का नतीजा नियत बदलते देर नहीं लगती। जवान उम्र में बच्चों को बुरी संगत में पड़ जाते हैं। सगा भाई तो सगा होता है। दोनों बुआ भतीजे एक कमरे में ही सुला रही थी। मेरी ही गलती थी। जब हम बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो परेशानियां तो पैदा होंगी ही। अच्छी बात का ध्यान तो हमें ही रखना होगा। बच्चे तो नादान होते हैं और नादानी में ही बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। जैसे विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे, अलग सारे विचार सही हो तो फिर सारा कसूर मेरा ही था। मैंने अपने बेटे और ननद पर नजर रखी थी। एक दिन मेरा सौतेला बेटा और मेरी ननद को कोई अनजान आदमी कुछ चीज लाकर दे रहा था। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनने लगी थी और वह कह रहा था, ये दवाई है, तुम्हारी परेशानी इससे ठीक हो जाएगी। और मेरी ननद छुपकर गोलियां दी और मैं परेशान हो गई कि यह किस बीमारी की दवाई है, मेरी ननद को क्यों दे रहा है। आखिर क्या बात है जो परेशानी आपस में दोनों मिलकर निपटाना चाहते हैं, उसके बारे में मुझे पता नहीं था। और यह दवाइयाँ कुछ अजीब सी क्यों लग रही थी। मेरी ननद ने भी दवाइयाँ जल्दी से अपने दुपट्टे में बांध ली और सौतेले बेटे से कहा कि रात को सोने से पहले खा लेना। फिर अगले दिन तुम बेहोश बिल्कुल नहीं होगी। अगले दिन देखना मेरी ननद वाकई में बेहोश नहीं हुई, शायद उसकी दवाइयाँ खत्म हो गई थी। वह अगले दिन फिर से बेहोश होने लगी थी। मेरा सौतेला बेटा भी घर पर नहीं था। आज मैंने उसी बात का फायदा उठाया और चारपाई चादर बहुत ही होशियारी से ननद के नीचे से खींच ली और चारपाई को उठाकर खड़ी कर दिया। इस तरीके से लपेटकर चादर को अपने कमरे में ले जाकर खोला। ऐसा लग रहा था जिसकी वजह से मेरी ननद सुबह उठते ही चारपाई को धोना शुरू कर देती थी और चादर को यहाँ तक अपनी बीमारी का ख्याल भी नहीं करती थी। जब मैं चारपाई को झाड़ कर देखा तो चादर को खोलकर देखा तो वहाँ पर बड़ी गंदी स्मेल आ रही थी। कुछ दाग चारपाई के ऊपर लगे थे जिसकी स्मेल आ रही थी किसी जानवर के बाल और पॉटी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये किस चीज़ के बाल हैं और किसकी पॉटी है। मैं हैरान थी, बात समझ में नहीं आई। सोच रही थी ये सब क्या हो रहा है। सौतेले बेटे और ननद की हरकतों पर नजर रखने लगी, इसलिए सारा कुछ अपने दिमाग में सोच रही थी, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। मेरी ननद को यह पता चल गया और चादर और चारपाई देख लिया है तो वह मेरे पास आकर बैठ गई और घबरा गई। मैंने उससे कहा, क्या बात है, क्यों परेशान लग रही है?" उसने कहा, भाभी आप मेरी चारपाई चादर को मेरे कमरे में नहीं दिखाई दे रही हो, ऊपर धोकर डाली है। यह कहकर मेरे पास जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा, मैंने सब कुछ देख चुकी हूँ। उस चारपाई चादर पर जो भी लगा हुआ था, मुझे बता दो ये सब क्या है। मुझे तो क्या छुपा रही हो। इन दिनों मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे दिमाग में बहुत गंदे विचार आ रहे हैं। वह मेरे बैठ गई और फिर मेरी ननद बोली, मुझे एक ऐसी बातें बताई जो मेरे कदमों तले जमीन ही निकल गई। मेरी ननद ने मुझे बताया,
भाभी माँ, आप जैसा समझ रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। सच में हमने यह देख लिया है कि घर में हालात अच्छे नहीं चल रहे थे, घर की दुकान भी अच्छी नहीं चल रही थी और दीपक को कुछ खास पैसे नहीं कमा रहा था। लेकिन हमें ऐसा कोई काम नहीं मिल रहा था जो हम लोग कर पाएँ। फिर दीपक के एक दोस्त ने उसको एक काम बताया। उसने कुछ ही बहुत महँगे दामों में बिकने वाली गिलहरी के बच्चों की देखभाल करने के लिए रोज़ हमें 2000 रुपये देता था। वह कुछ खास ही गिलहरी के बच्चे थे जिन्हें हमने 3 महीने ट्रेन करना था और वह आदमी बाहर लेकर उसको महंगे दामों में बेचता था। उसने हमें यह काम करने के लिए कहा था। गिलहरी के बच्चे रखे हुए थे जो 8 या 10 की तादाद में थे, लेकिन उनको संभालना बहुत मुश्किल था, इसीलिए हमें उन बच्चों को संभालने का काम दिया था। उसे काम में बहुत सारे पैसे दिए थे। दीपक भी पूरा दिन अपने काम पर होता था, लेकिन रात में दीपक को आराम करना होता था, इसीलिए उन गिलहरी के बच्चों को कमरे में ले जाते उनको संभाल लेती थी। उन्हीं के बाल सुबह-सुबह चारपाई और चादर पर लगे होते थे, जिनकी वजह से मैं उन्हें सुबह धोती थी, क्योंकि हमें पता था आपको इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं और हम आपको सब कुछ बताना नहीं चाहते थे। यह सब काम कर रहे थे। मुझे बाद में पता चला कि गिलहरी के बच्चों से मुझे एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से मैं सुबह को बेहोश हो जाती थी। दीपक ने मुझे जो दवाइयाँ लाकर दी थी वह इसी चीज़ की थी कि ताकि मेरी एलर्जी कम हो जाए। जब दीपक भाभी माँ, दीपक को यह दोस्त बहुत अमीर है और वह इस तरह के कामों के बहुत ज़्यादा पैसे देता है। हमें एक दिन में 2000 रुपये दे रहा था। आज उन बच्चों का हमारे घर में आखिरी दिन था, क्योंकि अब है दूसरे शहर वह उन बच्चों को लेकर जा रहा है और हमने इतने पैसे कमा लिए हैं कि हम अपने कमरे की दीवार खिंचवा सकते हैं और घर का कुछ राशन भी डलवा सकते हैं। हमें पता है कि आपको पालतू जानवर पसंद नहीं है, इसीलिए हमने आपको ये बात नहीं बताई थी, लेकिन आपने तो ना जाने हमारे बारे में क्या सोच लिया था। हमें इतना शक किया। आपने हमारे बारे में जो बातें कही वह हमारे दिल में तीर की तरह जाकर लगी थी। मैं जानती हूँ वह मेरा भतीजा है, लेकिन वह मेरे सगे भाई से भी बढ़कर है। मैं उसे अपना बड़ा भाई मानती हूँ। उसने हर बार सिर्फ हमारे लिए ही सोचा है, जबकि यह देखा जाए हम दोनों को इतना प्यार करता है। मेरी माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई है और उसके पिता भी इस दुनिया में नहीं हैं और तुम्हारे सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन दीपक फिर भी हमारे साथ रहता है, क्योंकि वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। उसने हमेशा मुझे अपनी सगी बहन की ही माना है। उसने कभी मुझे कोई गलत बात नहीं सिखाई। वह हमारा साथ ही देता है, हमारे लिए बहुत कुछ करता है। वह पूरा दिन काम करता है, रात को मैं उसकी मदद करती थी। वह कहता था रात को भी यह सब कुछ कर लेगा, लेकिन बेचारा मेहनत करता, इसीलिए मैं उसको कहती तुम रात को आराम कर लो, मैं बच्चों को देख लूँगी, इसीलिए उसकी मदद कर रही थी। मुझे यह सुनकर बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ। मुझे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। मैंने अपने बच्चों के बारे में क्या-क्या सोचना शुरू कर दिया था। कितने बच्चों के बारे में जितना गलत सोचा था, उतने ही मेरे बच्चे कई गुना अच्छे निकले। मैं उनके बारे में कितनी गलत बातें सोच रही थी, जितना मुझे सोचना नहीं चाहिए था। हमने यह बात दीपक को नहीं बताई थी। वंशिका ने भी उसको कुछ नहीं बताया। मुझे सारी बात पता चल गई, क्योंकि अब काम वैसा भी खत्म हो चुका था। मैं उसकी नज़रों में ज़्यादा नहीं गिरना चाहती थी। कुछ दिन के बाद दीपक ने उस कमरे की दीवार को खिंचवा दिया और हमारा कमरा भी ठीक हो गया था और धीरे-धीरे हमने बहुत मेहनत की। मेरी ननद भी बच्चों को घर में ट्यूशन पढ़ाया करती थी। हमारे हालात पहले से अच्छे होने लगे थे और धीरे-धीरे आज सब कुछ अच्छा हो गया था। हमारे घर में कोई तंगी नहीं थी। मेरे दिन अच्छे से गुजर रहे थे, लेकिन अच्छा था मुझे 2 बच्चे मिल गए थे और वह भगवान की कृपा से मेरे दोनों बच्चे बहुत मेहनती थे। हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि सर से पिता का साया उठ चुका था। मैं भी कुछ खास नहीं कमाती थी, इसी बात का तो एहसास था और बहुत बड़ी बात ईश्वर की कृपा थी। वह तो क्या गलती कर रहे थे, क्यों इन बातों के बारे में मुझे सारी जानकारी मिली। इस बात का ध्यान रखें कि अपने जवान बच्चे हो जाएं तब उनके बिस्तर अलग कर देने चाहिए। आपसे यह सब चाहूँगी, अपने बच्चों पर ध्यान रखें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे एक दिलचस्प कहानी में। आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सब्सक्राइब माई चैनल।